रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 जुलाई के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में हम टोटल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्टर हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा और इसके माध्यम से आप जो है अपने पिछले करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जरूर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। दी कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कूलीबली का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके एमादू गोन कूलीबली थे ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। दूसरा था कि हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेल्ली ने संन्यास ले लिया है। तो देखिए रानिम एल वेल्ली जो है ये मिस्र की एक स्क्वैश खिलाड़ी थी। और तीसरा था कि निम्न में से किस देश ने चीन का जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है इसको लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ जो है जो प्रत्यार्पण संधि थी इसको खत्म करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और चौथा था कि हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका गूगल प्लस है ये अब जो है गूगल करेंट्स हो गया है। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा था कि हाल ही में किस संस्था की इमारत को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और आज के रेडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का ये जिला आपका बिलासपुर है। और देखिए जो आपका ये छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है तो इसका उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ राज्य के वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने। और देखिए जो आपका ये ई लोक अदालत है तो ये जो है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों और वहाँ के तहसील न्यायालयों में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जो है भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की जो है शुरुआत की गई। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। और देखिए छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 3.22 करोड़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो राज्यपाल इनका नाम है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए जो आपका इंडिया का मैप है अगर इसको देखिएगा आप ध्यान से तो कुछ इस स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ लोकेटेड है। और देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये अपनी सीमाएं किन किन राज्यों के साथ बनाता है इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ है तो इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं उड़ीसा के साथ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बाउंड्रीज एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए टोटल 72,000 SIG 716 असाल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए भारत जो है अमेरिका से खरीदेगा इस SIG 716 असाल्ट राइफल को, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसकी कैपेसिटी क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए जो आपका ये SIG 716 असाल्ट राइफल है तो इसकी सबसे खास बात है कि ये जो है इसकी जो टोटल रेंज है ये आपकी है 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर। यानी कि इस राइफल की मदद से आप जो है आधा किलोमीटर दूर स्थित किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। और देखिए जो आपका ये SIG 716 असाल्ट राइफल है तो इसकी जो गोली है ये दूसरे बंदूकों के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है जो कि ज़्यादा घातक होती है। और इस बंदूक से लगाया गया जो निशाना है ये बेहद सटीक होता है और एक गोली में ही दुश्मन को ढेर किया जा सकता है इस बंदूक की मदद से। और आपको बता दूं इसकी इस क्षमता के कारण ही इस गन को, जिसका नाम है SIG 716 असाल्ट राइफल, ठीक है, तो इसको जो है शूट टू किल राइफल माना जाता है। तो ये काफ़ी कारगर है। और देखिए इससे पहले भी भारत में जो है इसकी 72,000 राइफलों की खेप आ चुकी है जो कि हमारी भारतीय अर्धसैनिक और सेना के जवान यूज कर रहे हैं। और फिर 72,000 टोटल जो है ये SIG 716 असाल्ट राइफल खरीदने के लिए भी हाल ही में भारत सरकार ने पहल की है ताकि इन बंदूकों को जो है लेकर हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं ये चीन के बॉर्डर पर तैनात हो सकें। क्योंकि देखिए चीन जो है आक्रामक हुआ है तो उसको जवाब देने के लिए ऐसे हथियारों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है ये अमेरिका से खरीदेगा टोटल 72,000 SIG 716 असाल्ट राइफल, ठीक है।
और इस राइफल को किस निकनेम से जाना जाता है? इसको जो है शूट टू किल राइफल के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो देखिए ये देश अपना भारत यानी कि इंडिया है। भारत जो है ये यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा। ये प्रश्न आपको हर हालत में याद रखना है। और देखिए बात करें अगर ब्रिटेन में जो आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 रहा है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा? तो देखिए ये देश आपका रहा अमेरिका। ठीक है, तो ब्रिटेन के लिए अमेरिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में पहला स्रोत बना रहा और अभी भी बना हुआ है। और देखिए अमेरिका जो है इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्रिटेन में कुल 462 परियोजनाओं में निवेश किया था, जिससे कुल 20,131 रोजगार वहां पर जो है सृजित हुए थे। और देखिए ब्रिटेन में अमेरिका के बाद जो है जो आपका भारत है ये दूसरा सबसे बड़ा जो है एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत बना हुआ है, और जर्मनी तीसरा, फ्रांस चौथा, चीन पांचवा और हांगकांग जो है ये छठा सबसे बड़ा जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत बना हुआ है। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। और देखिए भारत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए अभी जो नवीनतम आंकड़े मिले हैं तो इससे पता चला कि 2018 में यूनाइटेड किंगडम में भारतीय परियोजनाओं की टोटल संख्या थी 106 और इससे वहां पर कुल 4,858 रोजगार जो है पैदा हुए थे। और 2019 में इन परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 120 हो गई, और जबकि जो रोजगार था इसके अवसर बढ़कर जो है कितने हो गए? 5,429। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था यह था आपका भारत, और जो पहला सबसे बड़ा स्रोत था यह था आपका अमेरिका। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? देखिए किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एफडीआई कहते हैं, तो ये एफडीआई कहलाता है। और देखिए ऐसे निवेश से जो निवेशक होते हैं इसको दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिल जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। और देखिए आमतौर पर ये माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% यानी कि 10% शेयर खरीदना पड़ता है। यानी कि अगर भारत की जो जियो कंपनी है, ठीक है, तो अगर ये जो है ब्रिटेन में निवेश कर रही है, अगर किसी कंपनी में वहाँ पर जो है उस कंपनी का 10% वो शेयर ले लेती है तो उसको जो है मानेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक। कहाँ पे? उस देश में। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खासतौर से पीसीएस में और यूपीएससी में, और साथ में जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वहाँ पर। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है? तो देखिए जो आपकी ये हागिया सोफिया संग्रहालय है ये तुर्की में स्थित है। और देखिए ये संग्रहालय पहले एक चर्च हुआ करता था, इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चर्चा में है तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ का एक प्लेस है इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका नाम जो है पहले क्या था। देखिए अभी हाल ही में तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल में स्थित जो आपकी प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय है तो इसको जो है मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। और देखिए इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का जो निर्माण है ये एक चर्च के रूप में हुआ था। और देखिए 1453 में जब इस शहर पर यानी कि जो आपका इस्तांबुल शहर है, ठीक है, तो इस पर इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ तो इस इमारत में जो है तोड़फोड़ करके जो है इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। और आपको बता दूं जो आपका तुर्की है तो तुर्की के इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से जो है इस हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने की मांग कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि तुर्की कहाँ पे लोकेटेड है और फिर इस मस्जिद के बारे में थोड़ा सा और हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक वर्ल्ड मैप का पार्ट है और ये आपका टर्की दिख रही है आपको, दिख रहा होगा आपको इसे। यहाँ से इसके बगल में देखिए यहाँ पे इसका जो कैपिटल है इस्तांबुल, ठीक है, तो ये दिख रहा है। और इस्तांबुल में ही ये आपका हागिया सोफिया जो संग्रहालय स्थित है, ठीक है, जो कि पहले एक चर्च हुआ करता था और इसको अभी हाल ही में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि टर्की के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में बदलने का जो है आदेश दिया है। देखिए इससे बगल में आपका यहाँ पे यूरोप दिख रहा है और इधर एशिया, ठीक है, तो ये जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया वाला पार्ट है यहाँ पे स्थित आपका टर्की। और देखिए टर्की के बारे में कुछ और जानने से पहले पहले संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपका हागिया सोफिया है तो इसका निर्माण किसने किया था, ये एग्जाम में पूछा सकता है।
तो देखिए जो आपका ये हागिया सोफिया संग्रहालय है, जो कि वर्तमान में एक जो है संग्रहालय है, लेकिन इससे पहले चर्च हुआ करता था। तो ये जो है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित है और इस इमारत का जो निर्माण है ये लगभग 532 ईस्वी में वाइजेंटाइन साम्राज्य के जो शासक थे जिनका नाम था जस्टिनियन, इन्होंने किया था। और उस समय इस शहर को जो है कुस्तुनतुनिया या फिर कास्टेंटिनोपोल के नाम से जो है जाना जाता था। यानी कि जो आपका टर्की का जो इस्तांबुल शहर है ये पहले किस नाम से जाना जाता था, किस्तुनतुनिया, या फिर इसको जो है कास्टेंटिनोपोल के नाम से जो है जाना जाता था। और देखिए 532 ईस्वी के बाद जब ये निर्माण स्टार्ट हुआ और 537 में ये कंप्लीट हुआ, तो 537 ईस्वी में इस हागिया सोफिया चर्च के निर्माण के पूरा होने के बाद जो है इस इमारत को पूरी तरीके से चर्च बना दिया गया था और यहाँ पे फिर प्रेयर वगैरह होते थे। और बाद में ये मस्जिद कैसे बन गया, देखिए 1453 ईस्वी की बात है। 1453 ईस्वी में जो आपका ये इस्तांबुल शहर है, ठीक है, तो इस पर जो है इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य सुल्तान मेहमद द्वितीय ने जो है हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद जो आपका ये कुस्तुनतुनिया शहर है, ठीक है, तो इसका नाम बदलकर इसने इस्तांबुल कर दिया। और यहीं जो है कुछ साल बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने इस चर्च में तोड़फोड़ करके जो है इसे मस्जिद बना डाला। और इतना ही नहीं, पूरे इस्तांबुल की ऐतिहासिक इमारतों को इन्होंने नष्ट कर दिया जो ये इस्लामी कट्टरपंथी थे, और इसे जो है फिर इस्लामिक रंग दे दिया। तो पहले ये हागिया सोफिया जो है एक चर्च हुआ करता था, बाद में फिर ये मस्जिद बना। और मस्जिद से ये संग्रहालय कब बना, ये बना 1935 में। देखिए साल 1930 की बात है जब आधुनिक तुर्की के जो संस्थापक है जिनका नाम है कमाल अतातुर्क, याद रखिएगा कि आधुनिक तुर्की के जो संस्थापक का नाम क्या है, कमाल अतातुर्क। तो इन्होंने जब सत्ता संभाली तो फिर बाद में 1935 में इन्होंने इस हागिया सोफिया मस्जिद को जो है फिर संग्रहालय में बदल दिया। क्योंकि जो भारत में एक सेक्युलरिज्म सुना होगा आपने, सेक्युलर, ठीक है, तो ये भी एक सेक्युलर लीडर थे और इन्होंने जो है आम जनता के लिए जो है इस जो है मस्जिद को, जिसका नाम था हागिया सोफिया मस्जिद, ठीक है, तो फिर इसको जो है फिर एक संग्रहालय बना दिया। तो ये कहानी थी एक चर्च के जो है मस्जिद बनने और फिर वहाँ से फिर जो है संग्रहालय बनने, और फिर बाद में अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया है कि जो है इस संग्रहालय को फिर से जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए। तो अब देखिए ये बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है ये। तो अब देखते हैं कि ये संग्रहालय से मस्जिद बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। तो अगली अपडेट मैं आपको दे दूंगा। देखिए हम बात कर रहे थे टर्की की। देखिए जो आपका टर्की है, तो टर्की जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। यहाँ की कैपिटल अंकारा है और टर्की की जो करेंसी है आपकी है टर्किश लीरा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देखिए सिंगापुर के जो दोबारा प्रधानमंत्री बने इनका नाम है ली सिन लुंग। देखिए जो आपकी ली सिन लुंग है ये 2004 से ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी कि PAP यानी कि पाप। और देखिए आपको बता दूं जो आपके ये ली सिन लुंग है तो इनके जो पिता थे तो ये जो है सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 31 साल तक जो है सिंगापुर की सत्ता संभाली थी। लेकिन अब इनके बेटे भी जो है वही काम कर रहे हैं। ये लगातार जो है 4 से जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। छठा प्रश्न है कि विंबलडन टूर्नामेंट जो है ये किस खेल से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं पूछा है भारत में जो ये प्रश्न है जिसमें ना पूछा गया हो। देखिए जो आपका विंबलडन है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसके बारे में न्यूज़ ये है, देखिए इस साल कोविड-19 के कारण जो आपका ये विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है ये नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके जो प्रतिभागी हैं जिनका लिस्ट तैयार किया गया था कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो जो इसके आयोजक थे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के, इन्होंने कहा है कि इस टूर्नामेंट का तो आयोजन नहीं होगा लेकिन इसके बावजूद भी जो इसकी पुरस्कार राशि दी, ठीक है, तो ये टोटल 620 खिलाड़ियों को जो है बांट दी जाएगी और ये पुरस्कार राशि आपकी थी 12.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 95 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये पुरस्कार राशि जो है भुगतान कर दी जाएगी इन 620 खिलाड़ियों को बिना इस टूर्नामेंट का आयोजन किए ही। देखिए जो आपका विंबलडन प्रतियोगिता है तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1877 में की गई थी और ये खेला कहाँ पे जाता है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। सातवां की हाल ही में किस भारतीय विनिर्माण कंपनी ने दुनिया की पहली रीयूजेबल PPE किट लॉन्च की है। तो देखिए जो आपकी दुनिया की पहली रीयूजेबल PPE किट है इसको लॉन्च किया है लायल टेक्सटाइल मिल्स ने। और आपको बता दूं जो आपका ये रीयूजेबल PPE किट है तो इसको जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी, इसका नाम है
HEIQ मटेरियल AG, ठीक है। तो इसके सहयोग से जो आपका लायल टेक्सटाइल मिल्स है, ठीक है, भारत का, इसने तैयार किया है। और देखिए जो आपका लायल टेक्सटाइल्स है मिल्स है, तो इसने बताया है कि जो आपका ये PPE किट है जिसको हम कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो जो आपका ये PPE किट है इसको कितने बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो आपका ये PPE किट है तो इसके मास्क को जो है 25 बार तक धोकर जो है यूज किया सकता है। और जो आपका ये किट है तो टोटल किट को जो है 10 बार धोकर इसको फिर से यूज किया जा सकता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। याद रखना है कि हाल ही में भारतीय विनिर्माण कंपनी लायल टेक्सटाइल मिल्स ने दुनिया की पहली रीयूजेबल यानी कि फिर से यूज़ करने वाली, यानी कि एक बार हमने यूज़ कर लिया तो फिर से धोकर यूज़ कर लें, ऐसी PPE किट जो है जारी की है, मतलब इसको लॉन्च किया है। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में स्थित चीनी दूतावास से नोवेल कोरोना वायरस की तुलना में अधिक मृत्यु दर के साथ जो है एक नया घातक अज्ञात निमोनिया जो है इसकी पुष्टि हुई है। तो देखिए देश आपका है कजाकिस्तान। याद रखिएगा कजाकिस्तान में जो आपका चीन का दूतावास है वहाँ पर जो है एक अज्ञात निमोनिया का जो है खोज किया गया है, मतलब उसका पता चला है, और जो कि जो है कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए चीनी दूतावास ने जिस निमोनिया को अभी हाल ही में अज्ञात करार दिया था तो उसको जो है बताया कजाकिस्तान ने कि भैया ये अज्ञात नहीं है। और कजाकिस्तान में इसी साल वर्ष 2020 में जो है इस अज्ञात निमोनिया से कुल 1772 मौतें हुई हैं। और वर्ष 2020 में इस 1772 में से कुल 628 मौतें जो है ये आपकी जून 2020 महीने में हुई थी। तो याद रखिएगा ये सारी डिटेल्स को, ठीक है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्मार्ट गर्ल चैट लाइन नाम की जो है एक व्हाट्सएप चैट लाइन ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप और SVRI से जो है डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जीता। तो देखिए ये देश आपका है कम्बोडिया। और जो आपका ये स्मार्ट गर्ल चैट लाइन है तो देखिए इस नाम की जो आपका एक व्हाट्सएप चैट लाइन है, ठीक है, तो इसको कम्बोडियन NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है KHANA सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च, ठीक है। तो इसकी एक रिसर्च टीम ने लागू किया था इसको। और जो आपका ये स्मार्ट गर्ल चैट लाइन है तो इसने जो है कम्बोडिया में महिला मनोरंजन कार्यकर्ताओं को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 24 घंटे प्रतिक्रिया और समर्थन की जो है पेशकश की थी। तो इसके बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। और इसको कितना पैसा मिलेगा मतलब अवार्ड के रूप में यानी कि पुरस्कार राशि के रूप में, ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका विश्व बैंक समूह है और SVRI है, इसके द्वारा स्मार्ट गर्ल चैट लाइन के कार्यान्वयन के लिए जो है जो आपकी गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है KHANA सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ एंड रिसर्च, तो इसको जो है कुल $1 लाख का नगद पुरस्कार राशि जो है प्रदान किया गया हाल ही में। तो ये सारी डिटेल शेयर करेगा स्मार्ट गर्ल चैट लाइन के बारे में। इसको अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और SVRI से जो है डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक चीनी संस्था सहित टोटल 4 शीर्ष अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा कि भैया तुम चीनी उइगर मुसलमानों पर इतना अत्याचार ना करो। देखिए चीन जो है वहाँ पर मुस्लिमों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर केवल एक ही धर्म चलता है, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ पिछले साल की बात है, पिछले साल जो है वहाँ पे जो उइगर मुसलमान हैं इनकी कब्रों को चीन की सरकार ने खुदवा कर फेंकवा दिया था। और इन पर मतलब काफ़ी कहा जाए तो एक तरीके से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। उन पर दाढ़ी रखने पे प्रतिबंध, रोज़ा रखने पे प्रतिबंध, मतलब बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे चीन में, ठीक है। तो वहाँ पर जिन अधिकारियों पर अमेरिका ने आरोप लगाया है उनका नाम भी जान लीजिए। देखिए अमेरिका के द्वारा जिन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें जो है शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सचिव हैं चेन क्वांगो, ठीक है, और पूर्व उप पार्टी सचिव हैं छू हैलून, और सिंजियांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के जो पार्टी सचिव हैं जिनका नाम है वैंग मिंगशान, और पूर्व पार्टी सचिव हुओ लियूजून, ठीक है। तो इन पर जो है ये प्रतिबंध लगाया है। ये 4 व्यक्ति जो है इन पर प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे अत्याचार किया उइगर मुसलमानों पे। तो याद रखिएगा कि हाल ही में अमेरिका ने जो है चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वहाँ पर कड़ा रुख अपनाते हुए चीनी संस्था सहित टोटल 4 शीर्ष अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है कि
हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बताइए। नहीं पता इसके बारे में तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि मैप में भी मैंने इस चीज़ को समझाया था थोड़ा सा डिटेल में। दूसरा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है? आंसर बताइए। और तीसरा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किस देश के एमेजोनिया वन उपग्रह को जो है हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की गई है? आंसर बताइए। और देखिए जो आपका ये एमेजोनिया वन है ये किस प्रकार का उपग्रह है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चौथा है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? आंसर बताइए। और पांचवा है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर बताइए। और इसकी थीम भी आपको बताना है, नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा आप। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।